आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज गए हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। आज सबसे पहले बात होने जा रही है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच की। ये कहां तक पहुंची, उसकी डिटेल आपके सामने होगी। आज एसआईटी किस किस से पूछताछ कर सकती है वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे की। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या का दौरा करेंगे। योगी पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे और फिर राम मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। लेकिन खास बात यह है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से दूर रहेंगे। यानी कि आज चंपत राय योगी आदित्यनाथ के साथ नजर नहीं आएंगे। इसके लिए अयोध्या में डीएम ने बकायदा नोटिस जारी किया है। आप जानते हैं इतने समय से योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या आते रहे हैं और ये पहली बार हुआ है कि जब योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ रहे हैं चंपत राय उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। चंपत राय ही उनके दर्शन पूजन का सारा इंतजाम देखते थे, लेकिन आज वो ऐसा करते नजर नहीं आएंगे। आपको जानकारी तो है ही, चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी का गठन हो गया है, पूछताछ हो रही है। चंपत राय से भी एसआईटी 2 बार पूछताछ कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में रहेंगे तो वहीं चढ़ावा चोरी केस में जांच और तेज हो गई है। एसआईटी की जांच का आज 5वां दिन है। एसआईटी अब तक 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से 2 बार पूछताछ हो चुकी है। राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव से भी कई राउंड के सवाल जवाब हो चुके हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा से भी जल्द पूछताछ होने वाली है। अनिल मिश्रा ही राम मंदिर के फाइनेंस से जुड़े हुए सारे मामले देखते हैं। ऐसे में एसआईटी अब उनसे पूछताछ करेगी और एक एक सवाल का जवाब भी वो मांगेगी। सज्जन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सज्जन जी, पहली बार है इस एसआईटी के गठन होने के बाद, राम मंदिर में चंदा चोरी की खबर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करने वाले हैं, लेकिन चंपत राय से उनकी दूरी बनी रहेगी। देखिए, सांकेतिक तौर पे एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अशोक सिंघल जी के बाद चंपत राय जी वीएचपी के सर्वे सर्वा हुए। उसके बाद देखिए, जब ये तीर्थ क्षेत्र बना, ट्रस्ट बना, चंपत राय जी की भूमिका बहुत केंद्रीय थी, चूंकि वीएचपी ने ये मूवमेंट लॉन्च किया था, इसलिए इस ट्रस्ट के वो जनरल सेक्रेटरी हैं। और अभी तक जितनी बार भी बड़े बड़े डिग्नेटरीज आते थे, चाहे विदेश के भी लोग आए, कोई भी आए, चंपत राय जी उनका स्वागत करते थे, लीड करते थे। तो इस दौर में उनको साइडलाइन करना, जो कहा गया है कि वो अपने किसी नॉमिनी को भेजें, ये क्लियरली दर्शाता है कि जो जांच में दायरे में जो लोग हैं वो चंपत राय जी से बहुत नजदीक से हालांकि चंपत राय जी व्यक्तिगत तौर पे बहुत पुराने स्वयंसेवक हैं, उनके बारे में इस तरह की सोच करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यहां पे ऐसा लग रहा है कि अभी योगी आदित्यनाथ कतई ये नहीं चाहते हैं कि जो लोग जांच के दायरे से जुड़े हैं, जिनकी नजदीकी चंपत राय जी से हो, मुलाकात के बहाने कुछ और भी कयास अपोजिशन को या किसी को भी उस पर एक संदेह करने का मौका मिले। अब देखिए, संदेह का मौका मिले ना मिले, अखिलेश यादव को राजनीति करने का मौका तो पूरा मिल रहा है। प्रोफेसर चंद्रचूड़ जी भी हमारे साथ है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, देखिए, एक एसआईटी किसी की रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की पड़ताल के लिए भी बननी चाहिए। योगी आदित्यनाथ पर वो तंज कस रहे हैं। अखिलेश जी को तंज करना ही है और वो करेंगे ही। पर अगर कोई मुख्यमंत्री बार बार अयोध्या जा रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है? अखिलेश जी भी जा सकते हैं। अखिलेश भी जा सकते हैं। अखिलेश तो अयोध्या छोड़िए, नोएडा आने में ही उनकी समस्या होती थी। तो उन चीज़ों पर गौर करना जरूरी नहीं है। ये तय है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि योगी जी जो हैं वो हिंदुत्व के मैस्कॉट तो हैं, इसमें कोई छिपा हुआ तो है नहीं। और हिंदुत्व, विकासवाद, एक पारदर्शी प्रशासन, ये सब, और जिस प्रकार से, जिस गति से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, ये सब समायोजित तथ्य हैं। तो अगर वो वहाँ जा रहे हैं तो उसमें जाने में उन्होंने कोई छिपा के कोई चीज़ बंद करके तो काम किया नहीं है। रह गया सवाल जो हुआ है वहाँ, जो आरोप हैं, ये दुखद आरोप हैं, ये दुखद स्थिति है और आरोप हैं। अब उन आरोपों की जांच होगी, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, और वो जांच हो रहा है। और जैसा तय है कि योगी जी ने ये कहा है कि भाई ये एसआईटी जो है त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित जांच हो,
वो चल रहा है। तो कानून की जो विधि सम्मत प्रक्रिया है, उस विधि सम्मत प्रक्रिया के आधार पर ही काम होगा। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए लोगों को। ठीक है, अब जो खबर है वो इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है, आरजेडी ने कैसे बदला लिया, ये खबर उस बदले से जुड़ी हुई है। आप लोग इशारा समझ गए हैं और दर्शकों को मैं समझा देती हूँ। झारखंड में बीजेपी ने हारी हुई बाजी जीत ली है। बीजेपी समर्थित परिमल नथवानी ने कांग्रेस के प्रणव झा को हराकर राज्यसभा का चुनाव जीत लिया, जिसके बाद महागठबंधन में मत फुटबॉल शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आरजेडी जैसे सहयोगियों ने चुनाव में दगा की, इसकी वजह से चुनाव में हार हुई। आरजेडी ने भी पलटवार किया। आरजेडी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को संभाल नहीं पाई, कांग्रेस को उनके ही विधायकों ने धोखा दे दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा हार गए। दरअसल झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हुए और 2 सीटों के लिए मैदान में 3 कैंडिडेट थे, 2 महागठबंधन की ओर से और एक निर्दलीय, जिसे एनडीए का समर्थन हासिल था। महागठबंधन को 2 सीट जीतने के लिए 56 वोट की जरूरत थी और 56 वोट भी थे, लेकिन वोटिंग में खेल पलट गया। महागठबंधन के 5 विधायकों ने दिल की आवाज सुनकर वोटिंग कर दी। जेएमएम के उम्मीदवार को भी जरूरत से 2 ज्यादा वोट मिल गए, 3 वोट रद्द हो गए और नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के प्रणव झा हार गए। निश्चित रूप से बहुत दुखद इसको घटना ही कहेंगे। झारखंड के लोगों को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है कि झारखंड के विधायक भी बिकने वाले हैं और बिके हैं। भारतीय जनता पार्टी का नैतिक पतन हो गया है। आप जानते हैं, जब महाराष्ट्र में खरीदते हैं, बंगाल में खरीदते हैं, सांसदों को खरीदते हैं, 15-15 करोड़ रुपए की कीमत देके खरीदते हैं, तो यहाँ भी 2-4-5 करोड़ दे दिया हो तो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, अब ये तो अब किसने कितना धोखा दिया है, क्यों दिया है, वो सारी बातों को हम लोग समझेंगे। अब राजेश ठाकुर जो बात कह रहे हैं, राजेश ठाकुर जरा यही बात अपने सहयोगी आरजेडी को भी पूछ ले। नहीं, देखिए, बात सही है कि सबसे पहली बात है कि पहले से लोग कह रहे थे कि परिमल नाथवानी को जब उम्मीदवार बनाया गया बीजेपी समर्थित, तो 4 वोट कम था, तो क्रॉस वोटिंग की संभावना थी, तो होमवर्क होना चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, उसे 28 की जरूरत थी, लेकिन उसने भी रिस्क नहीं लिया, 2 वोट उसने एक्स्ट्रा डलवाया अपने लिए, 30 वोट डलवाया। रही बात 4 वोटों का, जेएमएम का 4 वोट तो मिल गया इनको, क्योंकि 16 कांग्रेस का और 4 20, लेकिन उसमें 1 रद्द हो गया, अवैध हो गया, तो उन्हीं से मिला इफेक्टिवली। आरजेडी और सीपीआईएमएल, देखिए, वामपंथी पार्टी, विचारधारा केंद्रित पार्टी क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के लिए। और आरजेडी क्यों नहीं लगी बदला? आपने तेजस्वी को अंतिम समय तक अलायंस का कैंडिडेट नहीं घोषित किया, अंत में अशोक गहलोत को आना पड़ा, जो वहां पे अलावरू जो इंचार्ज थे, वो तेजस्वी से मिलने तक नहीं गए, मंच तक साझा नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में आप क्यों उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी अपने विधायकों से कहेंगे, और कहेंगे भी तो कितना सुनेंगे अलग बात है, लेकिन फिर भी वो क्यों करें? तो वैसी स्थिति में देखिए, इंडिया ब्लॉक के अंदर का जो अंतर्विरोध है, यहां वो भी दिख रहा है। जो 1 सीट आना चाहिए था कांग्रेस को, वहां से इसी कारण से निकल गया। मुझे तो ये लगता है कि देखिए, कांग्रेस का जो गठबंधन है, मुझे लगता है कि वो सिर्फ कागजी है और सतही है, और उसका कारण मैं बताता हूं। ये हार जो हुई है, ये हार बहुत ही कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है, क्योंकि प्रणव झा के बारे में 2 बातें कही जा रही थी। एक तो वो रैंक से नीचे से ऊपर के बढ़ करके, दूसरा संगठन के मामलों को देखते थे। तो संगठन के व्यक्ति का, अगर कांग्रेस के संगठन का व्यक्ति का अगर अलायंस में हार हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को बहुत बहुत बड़ी लंबी बीमारी लगी हुई है, और जिसका उपचार कांग्रेस के अंतर्गत है, कांग्रेस के बाहर नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक इस पूरी व्यवस्था का सवाल है, कोई अभी कह रहे थे, कांग्रेस के जो भी अध्यक्ष रहे होंगे, वो कह रहे थे कि जी खरीद लिया गया। अरे, खरीदने से ज्यादा बिकने वालों पर भी तो सोचना होगा, कौन बिक रहा है। और अगर आपके अलायंस के लोग बिक रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न तो आप पर है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि ये दूसरों पर आरोप बढ़ने से, इसलिए कह रहा हूं कि ये स्वप्न लोकीय हैं। अभी राहुल गांधी कुछ और वक्तव्य देंगे, और उन वक्तव्यों पर ही फिर वो राहुल गांधी का एक वक्तव्य मैं भी लेकर आई हूं, अभी आऊंगी मैं उस मुद्दे पर, लेकिन ये क्योंकि जब सीटों के समीकरण की बात हो रही है, तो हम राज्यसभा की सीटों की भी बात कर ले। 10 राज्यों में 27 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इन 27 सीटों में से 20 सीटें एनडीए के खाते में गई है, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 6 सीटें गई है, 1 सीट अन्य को मिली है। ऐसे में राज्यसभा में एनडीए को जबरदस्त फायदा हुआ है।
एनडीए को राज्यसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल हो गया है। अपने दम पर बहुमत हासिल हो गया है। 27 सीट 20 एनडीए जीती, इंडिया अलायंस के पास आई 6। अब ये जब हम स्कोर कार्ड की बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस का स्कोर कार्ड क्या है और कितना मजबूत है? नहीं देखिए, राज्यसभा में देखें तो 245 सीट है, उसमें 12 मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, तो 233 है। मेजॉरिटी सबको जोड़ ले तो आपको चाहिए लगभग 123 के करीब चाहिए। ऑलरेडी एनडीए का 150 सीट है, अभी 116 अकेले बीजेपी का है, बाकी सहायक दल है। बंगाल में 4 राज्यसभा सांसदों ने टीएमसी का के रिजाइन किया है, तो वो अभी बढ़ेगा। अभी और भी बाकी जगहों से चल रहा है, तो कुल मिला के 2/3 बहुमत जो लगभग 164 के करीब है, वो दूर नहीं है। लोकसभा में आप देख ही रहे हैं, तो गणित तो यहां पे एनडीए का, इंडिया ब्लॉक का क्या है कि इंडिया ब्लॉक की संख्या लगभग 50-55 राज्यसभा पे छट गई, जबकि उसमें डीएमके वगैरह और जुड़ते तो 60 से ऊपर जाती, लेकिन वो भी अलग हो रहे हैं। तो सवाल अभी ये है कि एनडीए तो फैल रहा है। अब आप भले ही कहें कि साम दाम दंड भेद, वो बात मैकियावेलियन पॉलिटिक्स वाली है, लेकिन इंडिया अलायंस के जो अलाइज थे, जो बीजेपी के विरोधी हैं, डीएमके हो गए, बीआरएस हो गए तेलंगाना से, वो सब भी अब इंडिया ब्लॉक से दूरी बना रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जो राज्यसभा का नया गणित है, वो वही दिखा रहा है कि 2/3 बहुमत हासिल करना अब बिल्कुल राज्यसभा में तो आसान हो गया है, लोकसभा में भी आसान हो जाएगा। तो किसी भी बड़े बिल को आप पास कर सकते। कर्नाटक वाली खबर भी मैं दर्शकों तक पहुंचाऊं उससे पहले बीजेपी ने तो डिलिमिटेशन पहले ही कर दिया, लग रहा है। बिल्कुल सही है। मतलब, और देखिए, अगर जिस मजबूती से और जिस विश्वसनीयता से सरकार काम कर रही है और जिस तरह से सरकार की तरफ लगातार सरकार के सब में सांसदों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिस भी कारण से बढ़ रहा हो, बढ़ तो रहा है, बिल्कुल, जिस भी कारण से डिसर्शन हो रहा है, तो जहां से लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनको वहां के संगठन के, वहां के लोगों को देखने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों है। देखिए, मैंने कल भी शो में कहा था कि अगर हम ये समझें कि भारत में एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिल रहा है, अगर हमारे युवा एस्पिरेशनल हो रहे हैं, तो क्या प्रतिनिधियों का एस्पिरेशनल होना ठीक नहीं है? क्या प्रतिनिधि नहीं चाहेंगे? क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी ये नहीं मांगती है कि वो अपने जो इलेक्टोरेट है उसके प्रति जवाबदेह हों? और जवाबदेह कैसे होता है? विकासात्मक कार्यों से होता है। और विकास तब होगा जब आपके हाथ में सत्ता होगी। और सत्ता के साथ तब आएगी जब विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। नहीं, देखिए, सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से आप हो ना हो, परंतु नकारात्मकता की राजनीति करने से विकास का अवरोध होता है। मुझे लगता है सकारात्मक फ्रेम ऑफ माइंड से आप चाहे जिस भी दल में रहें, पर विकास और जो समृद्धि और विकास के लिए आपको सकारात्मक होना आवश्यक। एनडीए की ताकत केवल राज्यसभा में ही नहीं, लोकसभा में भी बढ़ रही है। लोकसभा में एनडीए के पिछले 2 साल में 293 से बढ़कर 324 तक सांसदों की संख्या पहुंच गई। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 साल में मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। राहुल गांधी अब भी ये दावा कर रहे हैं। अब वो ये कैसे कर रहे हैं ये वो जाने। लेकिन आज राहुल गांधी का जन्मदिन है, आप उन्हें हैप्पी बर्थडे टू यू कह सकते हैं। और आज 56 साल के हो गए हैं, 56वां जन्मदिन वो अपना मना रहे हैं। सवाल यह है कि 56 साल के राहुल गांधी क्या 56 इंच वाले का सामना कर पाएंगे? क्योंकि जरा वो आंकड़ा हमारे दर्शकों के सामने रख दें लोकसभा का, और 298 का वो आंकड़ा मैं इसलिए सज्जन जी कोट कर रही हूं क्योंकि जो आखिरी बार वो डिवीजन हुआ था उसमें 298 नंबर वो एनडीए के पास थे। अब उसमें से 20 आप उद्धव, हाँ, ये टीएमसी के आप निकाल दीजिए, और 6 जो है वो आपके उद्धव ठाकरे के सांसदों को आप जोड़ लीजिए, बिल्कुल, तो ये संख्या बढ़ जाती है। उसके अलावा और भी देखिए कि जो डीएमके के सांसद हैं, लगभग कितने 34-35 के करीब है, वो अब अलग हो गए हैं और टैक्टिकली वो वॉकआउट कर सकते हैं, एब्सटेन कर सकते हैं, या कुछ मुद्दों पे सपोर्ट भी कर सकते हैं। वो आप देख लें। और धीरे धीरे क्या होता है कि एक डोमिनो इफेक्ट होता है, ठीक है, जब नॉन अलाइंड पार्टी जो ना तो इंडिया ब्लॉक के साथ है ना एनडीए के साथ है, जब उन्हें भी दिखता है, और बहुत सारे इंडिया ब्लॉक के छोटे छोटे अधूरी जो हैं वो भी क्या करते हैं, टैक्टिकल सपोर्ट देते हैं। तो वैसी स्थिति में अगर आप अभी देखें, जो डिलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन में जो चेंज करना था, सेंसस ईयर 2011 करना था 21 से, जो बिल 2/3 बहुमत पाने में सफलता नहीं मिली, अब वो बिल्कुल लग रहा है कि इस मॉनसून सेशन में अगर इंट्रोड्यूस होता है, जो कि खबर आ रही है, तो उसको सफलता मिल जाएगी। और ये राहुल गांधी के लिए देखिए क्या है, नेता विपक्ष हैं, जन्मदिन है, उनको बधाई। ऐसा लगता है कि एक तो कांग्रेस का संगठन कमजोर हो रहा है दिन ब दिन,
लेकिन राहुल गांधी की अगर पॉलिटिक्स देखें और उनका इशू उठाने का तरीका देखें तो ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव जीतने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो एक आइडियोलॉजिकल जो आइडियोलॉग होता है कि देश में कोई वैसी विचार की बात करें, धारा की बात करें, अरे यहाँ ना विचार है ना धारा है। शिवसेना को देखिए, उनका हम लोग बात करेंगे जी। हिंदुत्व से कांग्रेस के पाले में चले गए और बीएमसी इलेक्शन हार गए, तो न तो हिंदुत्व की विचारधारा नहीं तो राजनीति की धारा रही। ऐसे में विचारधारा की बात अगर आपको करनी है तो राजनीति ना करें, क्योंकि राजनीति आइडियोलॉजिकल गेम केवल नहीं है, वो लोगों के मुद्दे से, उनके इश्यूज को उठाने से जुड़ा हुआ चीज है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में भी ये प्रश्न चिन्ह पैदा करेगा कि उनके रहते हुए, भले ही वो प्रेसिडेंट हो या ना हो, लेकिन शीर्ष सुप्रीम लीडर ये भी हैं कांग्रेस के। वैसी स्थिति में आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। नहीं, ये 56 और 56 वाला तो गजब का कोइंसिडेंस हो गया। कैसे नरेंद्र मोदी का सामना करेंगे? अभी जो बात सज्जन जी ने कही, साम दाम दंड भेद, ये सारी राजनीति के टैक्टिक्स जानते हैं और 24/7 365 डेज लगातार पॉलिटिक्स करते हैं, जनता के बीच रहते हैं। देखिए, राहुल गांधी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें वैसे तो आज उनका जन्मदिन है तो उनको बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन जहां तक उनके राजनीति का स्वरूप है या जो राजनीति का कैरेक्टर है, मुझे अभी भी उसमें इमेच्योरिटी ज़्यादा दिखती है। और वो इमेच्योरिटी इसलिए है कि वो किसी भी मुद्दे को कहीं से कुछ उछालकर उससे एक सतही जो ऑप्टिक्स कलेक्ट करने वाली बात होती है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल गांधी युवा हैं, पर युवा 56 साल के युवा हैं। हाँ। तो अब युवा का भी जो मुझे लगता है कि जो बेस इंडेक्स है उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, अगर उनको युवाओं में, हाँ, उनको अगर युवाओं में सम्मिलित करना है। फिर 60 वर्ष के जो लोग हो रहे होंगे उनके लिए भी सीनियर सिटीजनशिप का जो पैमाना है उसको ऊपर करना होगा। तो ये सारी बातें होंगी, लेकिन मतलब सीरियस तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी स्वप्नलोकीय राजनीति करते हैं। उनको ये लग रहा है नहीं, मुसलमानों के नाम पर 29 वाला प्लान जो राहुल गांधी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कामयाब हो पाएगा? बहुत एक संक्षेप में टिप्पणी। मुझे नहीं लगता है। देखिए, ऐसा है कि राजनीति कामयाब तब होती है जब आप जमीन पर होते हैं और जमीन के मुद्दों और जमीन के लोगों से जुड़े होते हैं। सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति से, सिर्फ इससे कि मुसलमान अगर किसी से व्यक्ति से और किसी संगठन से खफा है तो उसको अपने, आप ये समझ के, इसको भी समझ के चलना होगा कि भाई हिंदुओं का भी तो एक मेजॉरिटी वर्ग है और हिंदुओं की संख्या बहुतायत है। और उसमें देखिए कि उससे और क्या होगा, क्षेत्रीय दल जो इंडिया ब्लॉक के हैं उनकी चिंता बढ़ेगी, क्योंकि मुस्लिम वोट पे दोनों पक्ष अपना जोड़ देते हैं। तो ये राहुल गांधी जो मुस्लिम पक्ष को चाह रहे हैं और उसके लिए क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर होने में उनको जो खुशी मिल रही है, से राजनीति वो बहुत ही मुश्किल वाली बात है, अंतर्विरोध को बढ़ाएगा। महाराष्ट्र की सियासत में बगावत का चैप्टर 2 ओपन हो चुका है। शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। आज शिंदे सेना, उद्धव सेना दोनों ही पावर शो करने वाले हैं। आज शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है। शिवसेना के दोनों गुट अलग अलग स्थापना दिवस मना रहे हैं। मुंबई की सड़कों पर उद्धव और शिंदे गुट के पोस्टर और बैनर चस्पा किए गए हैं। आज शाम 6 बजे गोरेगांव के नेस्को सेंटर में शिंदे सेना का प्रोग्राम है। एकनाथ शिंदे इस मौके पर शिव सैनिकों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में शिंदे शिवसेना के सभी प्रमुख विधायक, मंत्री, सांसद सब मौजूद रहेंगे। वहीं शाम 7:30 बजे उद्धव सेना का प्रोग्राम है। उद्धव ठाकरे साइन माटुंगा के षणमुखानंद हॉल में शिव सैनिकों को संबोधित करेंगे। हालांकि उद्धव के प्रोग्राम में अब कितने ही सांसद और विधायक पहुंचेंगे, यह सवाल इसलिए है क्योंकि कल दिल्ली में हुई मीटिंग में 9 में से 3 ही सांसद पहुंचे थे। शिंदे गुट का दावा यह है कि उद्धव के 20 विधायकों में से 16 विधायक उनके संपर्क में हैं और पार्टी बदलने के लिए तैयार हैं। और इधर पार्टी में दूसरी बार टूट के बाद उद्धव ठाकरे टूट के बाद एक्टिव हुए हैं। बड़ी खबर यह है, आज उद्धव ठाकरे कार्यकर्ताओं के साथ रिव्यू मीटिंग करने जा रहे हैं। उद्धव ने मुंबई नॉर्थ ईस्ट के कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक बुलाई है। यह वही लोकसभा क्षेत्र है जहां से शिवसेना यूबीटी के संजय दीना पाटिल सांसद हैं। संजय दीना पाटिल 6 बागी सांसदों में शामिल हैं। एक और खबर आपको दे दूं, यह भी महाराष्ट्र से ही है। उद्धव सेना की तरफ से मिल रही धमकियों के बीच बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर महाराष्ट्र पुलिस को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने की बात कही गई है। इस बीच खबर यह भी है कि उद्धव के सभी 6 बागी सांसदों को दिल्ली से जयपुर शिफ्ट किया गया है। दरअसल उद्धव गुट के संजय राउत लगातार बागी सांसदों को धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ अपशब्द कह रहे हैं कि बगावत करने वाले ऑपरेशन तुड़वा के डर से जयपुर में छिपे हुए हैं। जल्दी से ये बयान सुन ले संजय राउत का। महाराष्ट्र में जहां जहां ये लोग जिस चुनाव क्षेत्र से आए हैं वहां के लोग सड़क पर उतरे हैं।
इतने आसान नहीं है इस बार। इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी, एक नाथ शिंदे को भी और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोगों ने, उनको घर में रहना मुश्किल होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए, वो अगर जाएंगे तो वहाँ भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा। पार्टी ऑन रिकॉर्ड टूट चुकी है और ऑन रिकॉर्ड संजय राउत धमकी दे रहे हैं, क्या इससे पार्टी जुड़ जाएगी? पहला सवाल तो ये। और अब उद्धव ठाकरे पार्टी के टूट जाने के बाद एक्टिव हुए हैं, इसका फायदा कितना मिल पाएगा? जो होना था वो तो हो चुका है। नहीं देखिए, ना बोलिए। देखिए इसमें 2-3 बातें हैं कि लेजिस्लेटिव पार्टी की मेजॉरिटी तो इनकी खत्म हो गई है, विधायक दल में भी देखिए कब तक रहता है। रही बात संगठन की ताकत आपको बीएमसी इलेक्शन में दिखना चाहिए था, वो आपका गढ़ था। बाला साहब ठाकरे, आज स्थापना दिवस है 60वां, जब 1966 में स्थापना हुई तो उसका आधार जो था वो मुंबई था। और मुंबई में मराठा मानुष के कॉल ने कि वहां पे जो बाहर के गुजरात के उस समय दक्षिण भारतीयों को उन्होंने टारगेट किया था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी मराठा स्मिता और मराठा मानुष की बात। तो उसमें ऐसा लग रहा था मुंबई पूरा उनके पीछे खड़ा है और धीरे धीरे देखिए वो एक ताकत बन के निकली और महाराष्ट्र की राजनीति को बदल दिया। आज मुंबई में इनकी शाखा है, सब कुछ है। कितने इनके साथ? ठाणे मुंबई में तो ऑलरेडी वो एक नाथ शिंदे के क्षेत्र में चले गए हैं और बाकी मुंबई में बीजेपी की तरफ चले गए हैं। तो वैसी स्थिति में सक्रियता है, लेकिन वही है कि अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं, मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को मैंने पहले भी कहा है, उद्धव ठाकरे को फिर से इस बात, देखिए कोई भी राजनीतिक दल जिस जमीन पर टिकी है, जो उसका मूलभूत आधार है, उस मूलभूत आधार में जब डाइल्यूशन होना शुरू होता है तो जाहिर तौर पर जन समर्थन उससे हटता जाता है। कांग्रेस के साथ शिवसेना का आना इस बात में ही यही अंतर्विरोध को सबसे ज्यादा स्थापित करता है, क्योंकि कांग्रेस के विरोध और कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कांग्रेस की तानाशाही और कांग्रेस की तुष्टीकरण के खिलाफ शिवसेना की स्थापना हुई थी। वो मराठा मानुस और मराठी अस्मिता का भी प्रश्न था, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। आज डर ये लग रहा है, जैसा कि बागी सांसदों की तरफ से खबर आ रही है, कि शायद उद्धव ठाकरे कांग्रेस में मिलने जा रहे हैं या कांग्रेस में उनका विलय होने वाला है। अगर इस प्रकार की बातें आ रही हैं तो मुझे लगता है कि एक बार उद्धव को फिर से सोचना चाहिए था, उद्धव ठाकरे जी को। आपने जो अभी बात कही वो तो फलाह एनसीपी को दे रहे थे, अब ये फलाह मानने की नौबत उनकी आ जाती है, तब तो पार्टी और उनका अस्तित्व दोनों ही पूरा खत्म हो जाएगा।